नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही सियासी गोटियां सेट की जाने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती अपने सियासी वजूद और अपने वोटों को बचाने की चुनौती से जूझ रही है और बसपा के बिखरते दलित वोट बैंक को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव साध कर अपनी सियासी नैया पार लगाना चाहते हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा अब योगी सरकार पर हमले तेज करने जा रही है। आमतौर पर सपा और कांग्रेस पर आक्रामक दिखने वाली मायावती ने प्रदेश सरकार पर तीखे हमले किए हैं। बुधवार को पार्टी नेताओं संघ बैठक में बसपा सुप्रीमो ने केवल एक बार सपा का नाम लिया और कांग्रेस का तो जिक्र तक नहीं किया है, जिससे साफ है कि मायावती की पहली कोशिश अब भाजपा के प्रति नरम रुख अपनाने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करने की है। बीते कई चुनावों से लगातार कमजोर प्रदर्शन से जूझ रही मायावती वंचित वर्ग के वोटों में पकड़ बनाने की अन्य विपक्षी दलों की कोशिशों से निपटने के लिए पहले से ही सक्रिय हो चुकी है। अब भाजपा के विरोध की अन्य विरोधी दलों की रणनीति में आगे निकलने का प्रयास किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब दलितों, शोषितों और वंचितों पर अत्याचार होगा, समाजवादी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आवाज उठाएगी। अखिलेश यादव का फोकस अब पीडीए फॉर्मूले को और भी मजबूत करने पर है। सपा की इस रणनीति को मायावती बखूबी समझती हैं और उन्हें अब इस मर्तबा लग रहा है कि दलित वोट अगर खिसक गया तो 2027 के चुनाव में 2022 और 2024 वाला हश्र ना हो जाए। सपा से लेकर कांग्रेस तक दलित वोट बैंक पर फोकस किए जाने के चलते मायावती असहज महसूस कर रही है। बता दें आपको कि मायावती जानती हैं कि अगर सपा की आक्रामक राजनीति से जाटा वोट भी अगर उनके हाथ से निकल गया तो फिर 2027 में बसपा के सियासी वजूद को बचाए रखना मुश्किल हो जाएगा। सपा की आक्रामक सियासत को काउंटर करने के लिए मायावती को फ्रंट फुट पर आना पड़ा। इसी के मद्देनजर आकाश आनंद की बसपा में पहले वापसी की स्क्रिप्ट लिखी गई है। और चले इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दलितों का कितनी अहम भूमिका है उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश के जब सरकार बनती है उसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई जाती है दलितों की तरफ से। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिव सिंह यादव जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। शिव जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शिव सिंह जी आपके साथ ही करते हैं। क्या वाकई अब बसपा जो एक ठंडे बस्ते में जा चुकी थी या यूं कहे कि निर्जीव हो चुकी थी, वो फिर से अपने आप को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है? और क्या ये वाकई डर सता रहा है बसपा को कि अगर दलित वोट खिसक गया तो उसके हाथ कुछ नहीं बचेगा? नहीं, खास बात ये है उत्तर प्रदेश के दलित राजनीति के उसको देखें तो बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन तैयार की गई है वो मान्यवर काशीराम जी ने तैयार की है। और ये पूरी जो जमीन तैयार की कैडर बेस है। ये पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में बनी। इन्होंने जो DS4 दलित शोषित वंचितों का एक जो ग्रुप बनाया और गांवों में जा करके जिस तरीके से दलितों को एकजुट किया और उसके बाद उनको लगा कि राजनीति के बिना, सत्ता प्राप्ति के बिना हम समाज को परिवर्तित या समाज को समृद्ध नहीं कर सकते। उसके बाद फिर ये बहुजन समाज पार्टी बनी और उतार चढ़ाव राजनीति में होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हो रहा है।
उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जो फैसले हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के साथ और जो वोट ट्रांसफर हुए, इससे बहुजन समाज पार्टी को घाटा हुआ और उस घाटे की भरपाई के लिए बहुजन समाज पार्टी ने कोई ठोस प्रयास नहीं किए और इसी ठोस प्रयास न होने के कारण जो विधानसभा चुनाव हुए 22 में और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें बहुजन समाज पार्टी को बहुत ही खराब स्थिति का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की एकमात्र रसड़ा विधानसभा सीट है जहां पर उमाशंकर सिंह बहुजन समाज पार्टी की विधायक हैं तीसरी बार। हालांकि वो बसपा की सीट थी, 2012 से पहले वहां घोराम एमएलए बने थे, लेकिन परिसीमन के बाद वो सामान्य जब सीट हुई तो वहां बसपा के हो गए। और लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति रही, बहुजन समाज पार्टी कोई किसी भी तरीके की मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाई। अब राजनीति में सरवाइव करना है तो आपको कठिन फैसले लेने ही पड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी हाल में अभी जो बुधवार को 2 दिन पहले लखनऊ में एक मीटिंग अरेंज की थी, उसमें यूपी और उत्तराखंड के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी शामिल थे। उसमें पूरा जो मायावती जी का जो मंतव्य था, जो गाइडलाइन पार्टी वर्कर्स को के तक पहुंचानी है, वो यही है पार्टी को फिर से खड़ा किया जाए और इसके लिए वो अपने पुराने साथियों को टटोल रही हैं। आने वाले दिनों में आप ये भी देखेंगे कि जो दूसरी पार्टियों में लोग चले गए हैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, उनको भी बसपा में वापसी की रास्ते वो तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। और जो आकाश आनंद को जो बहुजन समाज पार्टी की जो वापसी हुई है, ये केवल वापसी नहीं हुई है, उनको फिर से जो पहले जो पद उत्तराधिकार के रूप में उनको उत्तराधिकारी माना जाता था, उसी तरीके से उनको फिर से उसी पद पर सुशोभित किया जाएगा। और एक ये संदेश भी है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। आप बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी या बहुजन या भाजपा की ओर मत देखिए। हम अपने बल इससे एक नई जान फूंकने की कोशिश यहाँ पर मायावती की तरफ से की गई है, लेकिन वो कोशिशें कितनी कामयाब हुई है इसके लिए तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए। लेकिन मैं सीधे रुक कर लेती हूँ अभी पूजा जी का। पूजा जी, देखिए वाकई क्या आपदा में अवसर ढूंढ रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि आपदा की स्थिति तो फिलहाल बसपा की है और उसमें अवसर अपना तलाश रही है क्या समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले के साथ? नेहा जी आपको नमस्कार, साथी वक्ताओं को भी नमस्कार। और ये पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बीएसपी पॉलिटिकल पार्टी है। अब वो कभी डाउनफॉल पे जाए, कभी अप पे जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आप कार्य नहीं करेंगे, आप सड़क पर नहीं रहेंगे, तो ये आपदा में अवसर नहीं कहा जा सकता। हम जनता के बीच में है नेहा जी, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी मुझसे पहले जो कह रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जी, उन्होंने कहा कि जो है बसपा का वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। भाई नहीं, अगर आप काम ही नहीं करेंगे, आप एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में चले जाएंगे, आपको शुद्ध जनता की तब आएगी जब चुनाव आ जाएगा। तो जनता क्यों आपके पास जाएगी? उनको तो आपकी आवश्यकता तब है ना नेहा जी, जब वो सड़क पर प्रताड़ित हो रहे हैं, जब उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है, तब आपको उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। आप सोचिए कि हम देश में इतने आगे निकल आए हुए हैं, उसके बावजूद जो है अभी इसी हफ्ते एक दलित व्यक्ति को जला दिया गया। जला इसलिए दिया गया क्योंकि वो बोझ नहीं उठा रहा था। एक दलित व्यक्ति को जो है मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया, फिर वो मजार पर चला गया। हम एक दलित व्यक्ति को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। जब ये घटनाएं हो रही थी तो आप कहाँ थे? आपको चुनाव आ गया तो आपको याद आ गया हुआ, उससे पहले भी आप डर करके रह रहे थे। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपको हक की बात करनी है तो कम से कम जमीन पे तो आना पड़ेगा। बिना धरातल पे रहे कोई वोट जो है किसी को ट्रांसफर नहीं होता। जो धरातल पे काम नहीं करेगा, जनता उसको वोट नहीं करेगी। अभी BS4 की बात चल रही थी नेहा जी, BS4 पार्टी RK चौधरी जी ने बनाई हुई थी। RK चौधरी जी अभी जो है मोहनलालगंज से सांसद है, समाजवादी पार्टी में है और BS4 का विलय 22 दिसंबर 2017 में समाजवादी पार्टी में हो गया हुआ था। तो जो हक की लड़ाई लड़ने वाले थे ना, वो हक की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बसपा कह रही कि हम जिंदा चलिए, अब आप मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ BSP नहीं मिली हुई, अब तो वो भी निशाना साध रही है मौजूदा सरकार पर। अभी आप देखिएगा ना, चुनाव आने तो दीजिए कि देखेंगे कितना निशाना साधती है।
जिस तरीके से जो है आकाश आनंद जी को फिर से हटा देंगी, अगर इनको लगेगा, अरे 2024 के ही चुनाव में आप देख लीजिए, 2024 के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के जहां प्रत्याशी घोषित नहीं थे, इनके प्रत्याशी घोषित थे, और जैसे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हुए, इन्होंने प्रत्याशी बदलना चालू किया कि ये समीकरण नहीं ठीक बैठ रहा है, इस समीकरण से अगर जो है प्रत्याशी रहेगा तो समाजवादी पार्टी को बेनिफिट मिलेगा। तो इनका था कि किसी भी तरीके से आप चुनाव भी नहीं लड़े, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरीके से चुनाव भी नहीं लड़े ढंग से, कि आप ढंग से आते चुनाव लड़ते, अपना जीतने के लिए लड़ते तो भी समझ में आता। आप तो ऐसे लड़े जैसे कि एक शूडो लड़ रहे हो, आपको आप काटने के लिए लड़े। और अभी भी जो ये आप बयानबाजी आप कर रही हैं बस इसलिए कि आपको लग रहा है कि ये तो वजूद बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। ठीक है गौरव जी, देखिए ये तो सीधे सीधे कह रही हैं कि मायावती जो है हारने के लिए लड़ी, मतलब उनकी पार्टी हारने के लिए लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लड़ी, मतलब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है क्या गौरव जी? नेहा जी, समाजवादी पार्टी भी इस बार हारने के लिए ही लड़ेगी। 2022 में भी हारने के लिए लड़ी थी, 2017 में भी हारने के लिए लड़ी थी। बसपा के साथ जब पैक्ट किया था तो उस समय वोट शेयर के आधार पर ही किया था कि वो अपना वोट हमको ट्रांसफर करेंगे, हम अपना वोट उनको ट्रांसफर करेंगे। कुछ इस तरह के ही मानसिकता के साथ दोनों साथ आए थे, लेकिन सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। वो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और नई संभावनाओं को तलाश कर रही है। अपने पारिवारिक संकट से भी जूझ रही है, वहीं नए विकल्पों पर भी तलाश कर रही है। समाजवादी पार्टी के सामने एक आसन्न खतरा मुस्लिम वोट बैंक का दिखाई दे रहा है, और वहीं लॉलीपॉप कांग्रेस पार्टी भी देना शुरू कर दी है बहुजन समाज पार्टी को। तो कम से कम अब जो उनका जो रुख दिखाई दे रहा है वो कुछ उस तरह का ही दिखाई दे रहा है कि सेंध वो लगाएंगी तो समाजवादी पार्टी को ही सेंध लगाएगी, इन्हीं को नुकसान पहुंचाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्यशैली है, किसी जाति विशेष के आधार पर नहीं खड़ी है, कि समग्रता के आधार पर खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी की चली सरकारों ने अपने आप को प्रमाणित किया है। जो दलित की बेटी से दौलत की बेटी बन गई और जो दलित समाज वहीं बैठा रह गया, जो गुर्बत में था, जो गरीबी में था, जो परेशानी में था, वो परेशानियां उनकी बरकरार रही। लेकिन केंद्र सरकार और योजना राज्य की सरकार की डबल इंजन की सरकार ने जिन योजनाओं को वहां तक पहुंचाया है, उनके दरवाजे तक पहुंचाया है, वो विश्वास और वो भरोसा जो 2014 से कायम हुआ वो आज तक कायम है। दलित कितने महत्वपूर्ण है बताइए ना, दलित कितने महत्वपूर्ण है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, दलित बहुत महत्वपूर्ण है और दलित समाज का भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा इंटैक्ट रिश्ता है और उसका मैं प्रमाण दे रहा हूँ आपको। देखिए, 2024 के परिणामों से बहुत अति उत्साह में, अहंकार में समाजवादी पार्टी आ गई, लेकिन चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी सारे चुनाव 8 के 8 उपचुनाव जीत करके और बम्पर मार्जिन से जीत करके इनके अपने बूथ तक इनके नेताओं के वो लोग हार गए। आप देखिए, बिना उनके वोट के ऐसा नहीं संभव हो सकता। दलित समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट है, सुरक्षा भी है। पूजा जी, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने का मतलब ये नहीं कि दलित समाज आपके साथ आ गया या पीडीए का फॉर्मूला हिट हो गया। देखिए नेहा जी, हमने शुरुआत में ही कहा था कि कोई समाज किसी के साथ में नहीं जाता, कोई किसी का वोट बैंक भी नहीं होता है। आप जनता के बीच में रह करके उनके मुद्दों को उठाएंगे तो जनता आपको वोट करेगी। अभी इन्होंने बोला घमंड तो आपकी बातों से झलक रहा है, इतना घमंड हो रखा हुआ है आपको कि नहीं जो है चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं। क्या बात करते हैं? अगर आपको जो है इतना ही लग रहा तो आप समाजवादी पार्टी से खौफजदा क्यों रहते? इतना प्रशासन का जितना इस्तेमाल कर सकते उतना इस्तेमाल किया। हम फिर भी कहेंगे कैसे खौफजदा है, कैसे खौफजदा है बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से डर रही है। आपने बाई इलेक्शन देखा? हाँ। बाई इलेक्शन में आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं को भी जो है पुरुष पुलिस जो है दौड़ा के पीट रहे थे, पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दे रहे। उसके बाद आप सुनिए, अभी 2024 में आरएसएस कह रही थी क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है तो हम सृजन करेंगे। और अभी फिर से जो है आरएसएस प्रमुख आ गए कानपुर में, उनको पता चल गया कि भाजपा धरातल पर नहीं है। अब वो कहने की हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे। वो अपने कार्यालय पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो का अनावरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो भाजपा जो उनका पुत्र है, वो पुत्र जो है जनता के बीच में कार्य नहीं कर रहा है। अब इसलिए पिता परेशान है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी के पेटेंट है क्या? नहीं, पेटेंट तो नहीं है,
लेकिन आपको जब इतना अचानक से याद आने लगते हैं ना, तो दिखता है कि आपने कार्य नहीं किया है, इसलिए चुनाव आते हुए आपको याद आने लग गए। आप कार्य करते रहिए, अगर आपको इतना ही प्रेम है। आप बताइए, आरएसएस कभी आज से पहले कभी तो चुनाव कौन से चुनाव आने से पहले ऐसे याद आ गए? अभी 2 साल है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। 2 साल कहाँ है? 2027 में चुनाव है, 2025 से आधा पार हो गया हुआ, 2026 तैयारियां चालू हो जाएंगी। तकरीबन 2 साल है या नहीं है? नहीं 2 साल कहाँ है? चलिए, आप अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, फिर तो ये कहा जा सकता है कि 2 साल नहीं है। वक्त कैसे बीत रहा है आपको भी नहीं पता चल रहा। बहरहाल मैं एक बार फिर से शिव जी का रुख कर लेती हूँ। शिव सिंह जी, देखिए, ये जो वोट बैंक है, ये किसी भी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और दलितों को लुभाने के लिए जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, और बीएसपी की तरफ से भी अब तो कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये जो बीएसपी का वोट बैंक छिटका है, ये कहाँ गया, किसको फायदा अभी तक पहुंचाया है? एक ही राजनीति में जो वोट बैंक एक शब्द है, हाँ, वो हर पार्टी का एक अपना कोर वोट बैंक होता है। और जब वो कोर वोट बैंक के सहारे सत्ता हासिल करने में उसको दिक्कत महसूस होती है, हाँ, वो दूसरे वोट बैंक पर हमला करता है। हाँ, वो कोशिश करता है कि मनुहार करके, बयानबाजी करके, कोई कार्यक्रम करके उसको अपनी ओर आकर्षित किया जाए। हाँ, अगर इसमें भी सफल नहीं होता तो उसमें बिखराव किया जाए। अगर बिखराव भी हो गया तो फिर उसको जो एक मुश्त उसके विरोधी को वोट मिलना है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और वो उसका जो कोर बैंक है वोट है उसके वो सारे जीत जाएगा। दलित वोट के साथ यही हो रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 में यही हुआ। दलित वोटों में बिखराव हो गया, और इस बिखराव को रोकना अब बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है, और इसी के लिए वो नई संभावनाओं को तलाश करके आगे बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे कि अभी इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर दलित वोट आ गया तो वो जो पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी का, वो ध्वस्त हो जाएगा अपने आप। और समाजवादी पार्टी इसमें उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की है। समाजवादी पार्टी अपने अंतर्द्वंद से लड़ रही है। मैं आपको हाल का एक अभी चर्चा हो रही थी बाई इलेक्शन की, मिल्कीपुर का मैं उदाहरण बताऊंगा आपको। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मैं गया था। वहां पर समाजवादी पार्टी के अलग अलग ग्रुप, अलग अलग संगठन, अलग अलग जाति बटे हुए थे। आखिर वहां दलित वोट ज्यादा है, ओबीसी वोट ज्यादा है मिल्कीपुर विधानसभा में, और वो लगातार समाजवादी पार्टी की सीट रही है। फिर वो समाजवादी पार्टी वहां क्यों जीत गई? अगर समाजवादी पार्टी का फार्मूला पीडीए इतना ही कारगर है तो जीतना चाहिए था मिल्कीपुर। जवाब दीजिए पूजा जी। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा नेहा जी कि अगर जो है पुलिस प्रशासन का आप इतना इस्तेमाल करेंगे फिर तो जो है नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होता है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी जहाँ तो पुलिस प्रशासन का आप कह रहे हो दुरुपयोग हुआ। आप उठा करके देखेंगे मिल्कीपुर में हमारे बूथ अध्यक्षों को जिनके ऊपर कभी कोई जो है केस नहीं रहा, उनको चुनाव से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, वोटिंग से 20 दिन पहले उठा करके जेल चले गए। जो हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं ऐसी जेल ले गए क्या? उसके पीछे कुछ तर्क होगा, कुछ तर्क तो दिया गया होगा। कभी जिनके ऊपर कभी कोई केस नहीं रहा, कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, उनके ऊपर अचानक से जो है अपराधी, एक इंसान कभी अपराधी नहीं हुआ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कभी अपराधी वाला नहीं रहा, तो जरूर थोड़ी है वो अपराध नहीं कर सकता। नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी एप्लीकेशन दिया था नेहा जी, और हमने बकायदा लिस्ट दी हुई थी कि आपने हमारे बूथ अध्यक्षों को जिनके ऊपर कभी कोई मुकदमा नहीं रहा, उनको आप जो है उठा करके लेके गए हो, डिटेन कर रहे हो, तो आप उनके घर वालों को परेशान, हमारे कार्यकर्ताओं को जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको परेशान किया गया। प्रशासन ने लगातार परेशान किया। हमने क्या किया? लेते हुए लगातार कंप्लेंट चिट्ठी लिखी, और अगर आप पैसे जीतते हो तो फिर आप जीते। फिर क्या किया आपने? चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, फिर क्या हुआ? अब चुनाव आयोग से पूछिए ना। चुनाव में हमने तो चिट्ठी हमेशा लिखी, कितने में संज्ञान लिया? मतलब जो हो रहा है तो आप होने दे रहे हैं। आप अदालत हम प्रश्न उठाते हैं नेहा जी, चुनाव आयोग पे हम प्रश्न उठाते हैं तो आप कहते हैं ना कि आपसे प्रश्न, बिल्कुल अदालत का भी दरवाजा खटखटाया हुआ है, तभी तो जाकर के उनको छुड़ाएंगे ना। हमारे कार्यकर्ता हम उनको छोड़ थोड़े देंगे?
हम उनको छोड़ देंगे कि उनके ऊपर कोई मुकदमा फर्जी लगा करके आप भेज देंगे और हम उनको छोड़ देंगे? हम तो उनको निकालेंगे, वो हमारे जमीनी कार्यकर्ता है, उसके लिए तो हम कार्य करेंगे। पर हमने कहा था ना कि इलेक्शन कमीशन, अगर हम गलत हो, इलेक्शन कमीशन को हमने इतने पत्र दिए, अगर हम गलत होते कि हम गलत पत्र दे रहे हैं तो हम ही पे कार्रवाई हो जाती ना। मिल्कीपुर का चुनाव ये नहीं बताता कि आपने पीडीए के जो मुद्दे हैं उनको नहीं उठाया। आपने कहा कि देखिए जो मुद्दे उठाएगा जनता उसको वोट देगी, बिल्कुल, है ना। अब मिल्कीपुर का चुनाव तो ये बताता है कि पीडीए का मुद्दा नहीं उठाया आपने। बाई इलेक्शन था नेहा जी, अभी आएगा ना 2027, आप भी देखिएगा। जिस समय सत्ता बदलने का होता है चुनाव, उस समय जनता भी कॉन्फिडेंस में रहती है। शिव सिंह जी कुछ कह रहे हैं, सुनते मैं आ रही हूँ। कुंदरकी में भी पीडीए फार्मूला फेल हुआ, हाँ, वहाँ क्या वजह थी, वहाँ पर भी यही। जो हारता है वो किसी न किसी ऐसे आरोप अपने को सेफ साइड करता है कि साहब इस वजह से ऐसा हो गया। आपने वीडियो नहीं देखे क्या कि जहाँ पे जो है पोलिंग बूथ नहीं जाने दे रहे थे, पुलिस जो है रोक रख के रखी थी, मीडिया कर्मी पोलिंग बूथ तक लेके जा रहे थे, वहाँ की वोटर पोलिंग बूथ तक गए नहीं, उनके वोट पड़ गए। मैं वहाँ चुनाव कार्यालय था, वहाँ भी गया था, बसपा में भी गया था, भाजपा का जो कार्यालय वहाँ भी गया था। मैं मिल्कीपुर में 7 दिन एक जगह जा करके देखा हूँ, तब मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि पीडीए फार्मूला मिल्कीपुर जैसे विधानसभा क्षेत्र में फेल हो गया। तो ये फार्मूला सिर्फ अखबारों में, सोशल मीडिया के लिए है क्या? और इतना ही नहीं है, ये पीडीए फार्मूला तो एक तरफ रखिए आप, जिस कांग्रेस के साथ आज खड़े हुए हैं अखिलेश यादव जी, उसी कांग्रेस ने अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं असेंबली के इलेक्शन, एक सीट तक नहीं दी। समाजवादी पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी है, झारखंड में सीट नहीं दिया, महाराष्ट्र में अपने बल पे जो सीट थी वही थी, और भी 5 सीट नहीं दी। हरियाणा में भी आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में तो अखिलेश जी ने खुद अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। तो ये सारी चीजें हैं कि आप किसके सहारे हैं? आप इंडिया गठबंधन में शामिल भी हैं, लड़ाई भी कांग्रेस की लड़ रहे हैं। तो भाई आपकी अपनी वैचारिक स्थिति क्या है? रहेगा वो सड़क पे रहेगा, जनता उसको समर्थन करेगी। और अगर भाजपा सही काम करने लगे तो हमें भाजपा से आपत्ति थोड़ी ना है। गौरव जी, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आगे बढ़ाऊंगी, आखिरी कमेंट आपका, आप लोग कुछ नहीं कर रहे क्या दलितों के लिए? नहीं, देखिए ये तो स्वयं चुनाव परिणाम इसके जवाब दे रहे हैं। चाहे वो पूरे देश में आज 20 से अधिक राज्यों में भाजपा या भाजपा समर्थित एलायंस की सरकार चल रही है, बिना उनके समर्थन के, बिना उनके वोट के क्या। और ये देश में 70 साल में पहली बार हुआ है जब सर्वाधिक सरकारी, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात करें तो 201 योजनाओं में सर्वाधिक लाभ जो पहुंचा है वो लाभार्थी वर्ग वो दलित समाज से है। तो कभी कहेंगे मुस्लिम समाज से लाभार्थी सबसे ज्यादा, कभी कहेंगे दलित समाज से लाभार्थी है। आंकड़े आप लोग करे कर लीजिए ना, ये तो सुविधा अनुसार सबसे ज्यादा जो है लाभार्थी आप करने लग जाते हैं। 60,000 वोट की मार्जिन, कौन से आंकड़े हैं आपके? कभी कहेंगे कि सबसे ज्यादा लाभार्थी मुस्लिम है, कभी दलित है क्या, या बुध के चिन्ह से? नेहा जी इनसे पूछिए ना कि आंकड़े कहाँ से आ रहे हैं। है और जनता के जनादेश का अपमान टीवी चैनल पे बैठ करके नहीं किया जा सकता इस तरीके से। तो कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? आप लोग जनता का जनादेश का अपमान करते हैं। 2024 का परिणाम आता तो कहते गुमराह कर दिया। इस तरह का आपको नहीं लगता कि अपमान कर रहे हैं? अगर लगाती है भाजपा पर तो ये मिथ्या है। भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है चुनावों में, प्रो इनकम्बेंसी रहती है। चलिए देखने वाली बात होगी, रिपीट कर रही है नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।